हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंसर्न रहता है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही। देखो, पीडीएफ इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल पर आपको रोज़ प्रोवाइड करी जा रही है। तो अगर आपने इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि इस आप चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। प्रीलिम्स बूस्टर की पीडीएफ भी एंड इनफैक्ट और भी बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, चाहे मेंस के रिगार्डिंग हो या बाकी और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको यहीं पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज न्यू मेसोलिथिक एरा फाइंडिंग्स। अब इसको समझने से पहले ना थोड़ा डिकोड करते हैं। देखो, आप जानते हो स्टोन एज के बारे में, ठीक है। अब स्टोन एज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा आपने पेलियोलिथिक के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। एक बोलते हैं नियोलिथिक, जिसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। अब इसके बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड भी तो है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक या फिर मिडल स्टोन एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर ये टाइम कब था? ये मीजोलिथिक वैसे तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, पर अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 9000 से लेकर 4000 बीसी वाला जो टाइम है ना, वहां पर हमें ये मीजोलिथिक एरा देखने को मिलता है। अब इस एरा के रिगार्डिंग हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो हमें पता लगती हैं थ्रू द यूज ऑफ पेंटिंग्स। कुछ पेंटिंग्स हमें डिसाइफर नहीं बोलूंगा, पेंटिंग्स हमें कुछ देखने को मिली उस टाइम की, जो हमने देखा। फिर उसके बेसिस पे हमने देखने की कोशिश करी कि वहां पर लोग उस टाइम क्या करते थे, ठीक है। इस तरह की पेंटिंग्स के अंदर कई बार बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फूड गैदरिंग हो गया, कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे। सर अभी क्या हुआ है, अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि अभी ना एक मेसोलिथिक एरा की रॉक पेंटिंग हमें देखने को मिली है आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ ना, तो ओरबा किल्लू विलेज है एक, वहां पर हमें ये पर्टिकुलर पेंटिंग देखने को मिली है। तो ठीक है सर, इस पेंटिंग में हमें क्या देखने को मिला है? इस पेंटिंग के अंदर देखो, हमें जो चीज देखने को मिली है दैट इज कि यहाँ पर एक पर्सन है, या पिक्चर में देख सकते हो, उतना क्लैरिटी नहीं है वैसे। एक पर्सन है, वो एक लैंड ऑफ पीस को टिल कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें इससे थोड़ा एक आइडिया लगता है कि हाँ, ये मेसोलिथिक के रिगार्डिंग हमें देखने को मिली है। कुछ शेल्टर्स वगैरह भी देखने को मिले इस तरह से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हमें इस तरह की कुछ पेंटिंग्स मिली है, नहीं, हमें पहले भी इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन पेंटिंग्स के अंदर उन लोगों का कल्चर दिखाया जाता है। जैसे कुछ पेंटिंग्स के अंदर एक पर्सन है, वो एक वाइल्ड गोट को, एक बकरी को एक कैच करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से एक जगह पे कपल्स हैं, वो अपने बच्चे को होल्ड करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे खेत जोतने की बात हो रही है, ठीक है ना। एक तरह का हल जो होता है ना, जिसको खेत के लिए हल को जो यूज करते हैं, उसका हमें यूजेज जहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के अलग अलग चीजें हमें पेंटिंग्स के माध्यम से देखने को मिलती रहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझने हैं कि जो पेंटिंग्स है ना, उनमें जो कलर्स यूज होते हैं मेजरली व्हाइट और रेड होते हैं, ठीक है। और उनमें जो किस प्रोडक्ट से बनते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि तो रेड ऑकर पिगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर दो, जो पिगमेंट है ये कैसे बने हैं, क्ले, सैंड और फेरिक ऑक्साइड के मिक्सचर से एक उनका पिगमेंट बनता है, तो वो रेड ऑकर पिगमेंट्स हो गए। उसी तरह से नेचुरल वाइट काओलिन। सर ये क्या होता है? देखो दरअसल में ना, काओलिनेट जो की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तरह का वाइट मिनरल होता है। आप लोग ना सब वेदरिंग प्रोसेस को जानते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फिजिकल वेदरिंग की, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो आपका कोई पत्थर है, आपका कोई रॉक है, तो इसके ऊपर कुछ सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, उसके इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे इसकी वेदरिंग देखने को मिलती है। उसी तरह से केमिकल वेदरिंग भी होती है। तो अगर केमिकल वेदरिंग होती है एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स की, तो तब जो प्रोडक्ट बनता है, तो वो यहाँ पर उसके थ्रू पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है। पर कलर का आप ध्यान रखना, मेजरली हमें व्हाइट और रेड कलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए थे इस तरह की पेंटिंग्स के। कुछ और अगर मैं बात करूं कि मेसोलिथिक एज के अंदर और क्या क्या चीज़ देखने को मिली है, तो इसको मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है। जो नियोलिथिक का वर्ड को था, जो न्यू स्टोन एज की बात कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन लुबॉक के द्वारा। एंड एक तरह का ये ट्रांजिशन फेज था बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। इस टाइम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मीजोलिथिक के टाइम पे, दैट वाज द माइक्रोलिथ। मतलब जो स्टोन यूज किए थे ना, वो बहुत ही छोटे होते थे और काफी पॉइंटेड होते थे इस टाइम के, ठीक है ना। मेजरली मतलब वेरी स्मॉल इन साइज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि माइक्रोलिथ जो किस पर्टिकुलर एज का करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपको क्या बताना है, ये मेसोलिथिक का है और इनकी लेंथ 1 to 8 सेंटीमीटर के अराउंड होती थी, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको बताई, हंटिंग फिशिंग हो गया, फूड गैदरिंग करते थे,
लास्ट के टाइम्स के ऊपर थोड़ा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के भी हमें यहाँ पे थोड़े सबूत देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड ये अलग अलग आप नोटिस करोगे भिमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो आजमगढ़ है एंड बगौर इन राजस्थान, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो साइट्स होती है ना, ये हमें थोड़ा इनका आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो यूपीएससी 2019 में ना इन्होंने हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछ लिया था कि कौन कौन सी साइट्स हड़प्पन साइट्स और कौन सी नहीं है। तो एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी है तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो ये बड़े आराम से आप यहाँ पे एलिमिनेट कर लोगे, बट बाकी भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। मुझे नीचे कमेंट्स में आप इसका आंसर बताइएगा। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, जो मॉर्निंग बैच है वो 19 जून से स्टार्टेड है और जो इवनिंग बैच है वो 22 जून यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तो मेक श्योर आप इसको यूज कीजिए। द रीजन इज कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, ये आपकी यूपीएससी की सारी डिमांड्स को कैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जीएस क्लासेस भी इसमें इंक्लूडेड है, ऑप्शनल भी है, और भी बहुत सारे फीचर्स, आपकी रिवीजन हो गया। और ये बनाया गया है सीटीआर मॉडल के थ्रू, यानी कि क्लास टेस्ट एंड रिवीजन। तो दिक्कत ये आती है कि हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं पर उनको रिवाइज नहीं करते, उनको याद नहीं रख पाते। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लासेस के अंदर ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंश्योर किया जा पाए, ताकि आप लंबे समय तक चीज़ों को रिकॉल कर पाओ। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप डेफिनेटली इनके अंदर इनरोल करके इन फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट pwonlys.com पे जा सकते हो। अगर कुछ डाउट्स है तो इस नंबर पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑफलाइन माध्यम से पढ़ सकते हो, दूसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आप डायरेक्टली जो भी चीज़ें ऑफलाइन में हो रही हैं वो डायरेक्टली आपको लाइव आपको हाइब्रिड में मिल जाएंगी। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को भी इनरोल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज आईएनएस किरपान। अब इसको समझते हैं। अभी क्या हुआ है ना, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ठीक है ना, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो गिफ्ट कर रहे हैं आईएनएस किरपान वियतनाम को, मतलब इंडिया की तरफ से आईएनएस किरपान को गिफ्ट किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पहली बात तो हम इनको गिफ्ट क्यों कर रहे हैं। देखो, गिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जरा ना वियतनाम के साथ हमारे रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं। आप नोटिस करो, ऑल्दो तो जो वियतनाम है एक तरह की कम्युनिस्ट कंट्री है, बट तब भी इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। नोटिस कीजिए, एक तो यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा चाइना। तो चाइना के साथ वियतनाम का बॉर्डर टच होता है, पहली बात तो ये देखो, ठीक है। सर ये बात समझ आई। दूसरी बात अगर आप नोटिस करो, ये है क्या, साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी के अंदर आप नोटिस करो कि चाइना काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है। अब ऐसे टाइम के ऊपर अगर हमें जो चाइना, ठीक है ना, जो हमें बॉर्डर्स पे आंखें दिखाता रहता है, उनको भी तो कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हम वियतनाम के साथ ना अपने रिलेशंस काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमने आईएनएस किरपान दिया है, ये भी एक तरह से उसमें हेल्प करेगा। क्योंकि आप नोटिस करो, चाहे आप पैरासेल आइलैंड की बात कर लो या साउथ चाइना सी के अंदर ना और भी आइलैंड, जैसे स्पार्टली आइलैंड हो गया, स्कारबरा शोल हो गया, ये सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड बन चुके हैं चाइना की वजह से, क्योंकि उसकी 9 डैश लाइन यहाँ से हमें जाती हुई देखने को मिलती है और चाइना बोलता है कि ये सारा हमारा ही पार्ट है। अब ऐसे टाइम के ऊपर जो कंट्रीज हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अपने आप को यहाँ पे सशक्त करना पड़ेगा। और जो आईएनएस किरपान है ना, दरअसल में इसी चीज़ में हेल्प करती है। यहाँ पर कोस्टल पेट्रोलिंग इंक्रीज हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि आईएनएस किरपान अब आ चुका है उनके पास साथ ही साथ आप नोटिस करो, जो एंटी पायरेसी अगर ऑपरेशन हो तो वो भी अच्छे से वियतनाम कर पाएगा। और साथ ही कल को मान लो कुछ डिजास्टर आ गया तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऑपरेशंस भी इसके द्वारा कैरी आउट किए जा सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ आईएनएस किरपान। सर समझ तो आया, बट आईएनएस किरपान है क्या। देखो, दरअसल में क्या है, ये एक इंडिया के द्वारा ही इंडिजिनियसली बिल्ट क्या है, मिसाइल कॉर्वेट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कॉर्वेट क्या होता है। देखो, कॉर्वेट का सिंपल मीनिंग है एक तरह का वॉरशिप, ठीक है, ठीक है। तो एक तरह का वॉरशिप है जो बाकी मान लो और भी इसके फ्लीट होंगे ना, और भी साथ में होंगे, और भी शिप्स होंगी साथ में, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम ये आईएनएस किरपान करता है। ध्यान रखना, इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था और ये खुकरी क्लास का एक वॉरशिप है जिसको कमीशन किया गया था कब, 1991 के अंदर। तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वियतनाम के साथ थोड़ा कॉपरेशन इंक्रीज करेंगे। तो डिफेंस कॉपरेशन इंक्रीज हुआ हमारा उनके साथ। एंड साथ में नोटिस करो, ये हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसके साथ में भी बिल्कुल खरा उतरता है। इस पर्टिकुलर शिप के अंदर आपको एक मीडियम रेंज गन फिट है इसके अंदर, ठीक है ना। और भी जो क्लोज रेंज गन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ में ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी। तो जो मैं बात कर रहा था ना कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की आप बात कर लीजिए, ठीक है ना, कोस्टल पेट्रोलिंग की बात कर लीजिए,
एंटी पायरेसी ऑपरेशंस की बात कर लीजिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात कर लीजिए, यहाँ सब अलग अलग जो मल्टीपर्पज कैपेबिलिटीज हैं वो INS किरपान के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगी, और इस वजह से जो वियतनाम की कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल जाएंगी। और ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि इंडिया यहाँ पे इसके साथ कॉपरेट कर रहा है वियतनाम के साथ, नहीं, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट इनको ऑफर कर रखी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब वियतनाम की गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है, ठीक है, मान लो कुछ है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, लेट्स से हमने इनको $600 मिलियन की दे रखी है, ठीक है ना। अब जरूरी ही नहीं है ना कि वियतनाम को आज ही $600 मिलियन की जरूरत पड़ जाए। हो सकता है आज इनको सिर्फ $100 मिलियन की जरूरत हो, कल को इनको 50 की हो। तो फालतू में आज ही $600 मिलियन का लोन वगैरह क्यों देना है, मतलब उसका इंटरेस्ट क्यों देना। तो जब भी आपको $600 मिलियन दे दिया हुआ है, आप जितना चाहो उसमें से अकॉर्डिंगली यूज करो, उसके बेसिस के ऊपर आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट भी बहुत जनरली बहुत ही कम होता है। तो हमने बस एक तरह से एलोकेट कर दिया है, जब इनको जरूरत होगी तब वो जाके उस फैसिलिटी को ड्रॉ कर पाएंगे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंडिया ने पहले देखो 2014 में $100 मिलियन का इनको लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया हुआ था, फिर बाद में हमने $500 मिलियन का और इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया डिफेंस ऑपरेशंस के लिए। तो इस वजह से आप नोटिस करो कि इंडिया और वियतनाम के डिफेंस ऑपरेशन काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, और एक तरह की इंडिया और वियतनाम के बीच में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाती है। तो चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर लो, या फिर जो इंडो पैसिफिक का विजन है इंडिया का, वहाँ पर भी साउथ जो वियतनाम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। इस खुकरी क्लास जो कॉर्वेट है इसको बिल्ड किया गया है बाय मजागांव डॉक लिमिटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप नोटिस कीजिएगा, P44 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए थे। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑर्चिड्स। अब ऑर्चिड्स के बारे में आप सभी ने देखो ऐसे इमेजेस तो देखी होंगी, काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलते हैं। तो आज के टाइम पर थोड़ी ख़राब खबर ये है कि वाइल्ड ऑर्चिड्स की डेथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है बंगाल वाले एरिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब इनको समझते हैं। देखो ये क्या है, ये लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म्स की। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एंजियोस्पर्म्स क्या होता है। देखो एंजियोस्पर्म का मीनिंग है वो प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, या फिर जिनके जो सीड्स है ना वो फ्रूट्स की फॉर्म में, मतलब जो अपने सीड्स हैं वो बियर करते हैं इन द फ्रूट्स, इस तरह से इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। गेटिंग द पॉइंट, वो प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें दुनिया भर में देखने को मिल जाते हैं वैसे तो ऑर्चिड्स, पर वेट ट्रॉपिक्स के अंदर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, और इनकी जो खुशबू होती है, इनकी जो देखने में एस्थेटिक वैल्यू है, और मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी इनमें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि दो तरह के हमें ना ऑर्चिड्स देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं एपिफाइटिक ऑर्चिड्स। सर एपिफाइटिक का मतलब, एपिफाइट मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किसी और के साथ ना सपोर्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो एक पेड़ है, ठीक है ना, तो पेड़ की सपोर्ट के ऊपर आपको ये एपिफाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल सपोर्ट, ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। ये जो आपको फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं ये अपने आप से नहीं हो पाएंगे, फिजिकल सपोर्ट के लिए इनको ट्री की या किसी और चीज की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं क्या, एपिफाइटिक ऑर्चिड्स, ठीक है। तो जो भी इनको मॉइस्चर होगा, न्यूट्रिएंट होगा, वो एयर से मिलता रहेगा, और होस्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ट्रीज इनको जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। आपको दार्जिलिंग की पहाड़ियों में द्वार्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। नियरली 60% जो ऑर्चिड्स हैं इंडिया के अंदर वो इसी तरह से देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये हो गए। दूसरे आपके आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्किड्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे पेड़ों पे ग्रो नहीं करते टेरेस्ट्रियल, ये डायरेक्टली सॉइल के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। और ये आपको टेम्परेट और अल्पाइन रीजन्स में देखने को मिल जाएंगे। तो अंटार्कटिका को छोड़ के देखो, अंटार्कटिका में तो कैसे ही होंगे, बाकी हर कॉन्टिनेंट के ऊपर ऑर्चिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम ऑर्चिड इंडिया में थोड़े पहाड़ों वाली साइड देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, हिमालयन जोन हो गया, वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, डेक्कन प्लाट्यू और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम सर कहाँ देखने को मिलती है इसकी स्पीशीज, वो मिलती हैं आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फॉलोड बाय सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये है कि जिस जगह पे आपको ऑर्चिड देखने को मिलेंगे ना, वहां आपको इतना पता होगा कि वहां की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो एक तरह से इंडिकेटर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूटेड एयर में ग्रो ही नहीं करते। तो अगर एक जगह पे ऑर्चिड आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे लेट्स से अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले उस एरिया की एयर क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ में ही जो पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे बीज वगैरह, वो, ठीक है ना, वो आप जानते हो क्रॉस पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं जो हमारे ऑर्चिड्स हैं। तो इस तरह से बीज के लिए भी पॉलिनेटर की तरह ये, मतलब पॉलिनेटर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखनी है, साइट्स के अंदर इनका इंक्लूडेड है अपेंडिक्स 2 के अंदर, पर
कुछ ऐसे ऑर्किड्स भी हैं जो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है। तो कोई आपको बोले ना कि सारे के सारे अपेंडिक्स 2 में है, नहीं, ज्यादातर अपेंडिक्स 2 के अंदर हैं, पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाएंगे जो आपको साइट्स के अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-2027। कहने का मीनिंग क्या है, देखो इंडिया की तरफ से नीति आयोग और सामने वाली तरफ से यूनाइटेड नेशन, इन्होंने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को साइन किया है। अब इसके अंदर सर क्या होगा, देखो इसके अंदर ना हम अगले 4 साल के लिए ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ हम कैसे बढ़ें। और इसी वजह से ना इन्होंने 4 प्रायोरिटी एरियाज रखे हैं। सर कौन से 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं, वो है आपके 4 पीस, ठीक है। इन 4 पी को ना आप अपने मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हो, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट एंड पार्टिसिपेशन। गेटिंग द पॉइंट। ये 4 पिलर्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम 6 आउटकम्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड, ठीक है ना, वाटर सैनिटेशन हाइजीन और रेजिलियंस, एंड लास्टली एम्पावरिंग पीपल कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। अब नोटिस करो, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो नो पॉवर्टी SDG 1 है, ठीक है, जीरो हंगर, ठीक है, ये फूड सिक्योरिटी के साथ SDG 2 रिलेट हो रहा है, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये SDG 3 के साथ रिलेट हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन ये SDG 4 के साथ रिलेट हो रहा है। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, हम उनको यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो पर्टिकुलर एक तरह से नीति आयोग और इनकी तरफ से हुआ है, ये इसी वजह से है कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, यूथ को एम्पावर करें, राइट। तो ये कुछ पिलर्स पता होने चाहिए थे आपको, और उनके थ्रू हम क्या आउटकम्स को अचीव करना चाहते हैं। आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं G20 की, तो G20 के अंदर इंडिया की काफ़ी अलग अलग प्रायोरिटीज थी। उनमें से एक प्रायोरिटी क्या थी कि हम साउथ साउथ कोऑपरेशन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, और SDGs को लोकल लेवल के ऊपर भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। मतलब मान लो कि एक कंट्री है, तो कंट्री के अंदर विद इन स्टेट्स हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है ना, इस तरह से हम यहाँ पे रोल इसका देख रहे हैं। तो इंडिया कैसे चैंपियन कर सकता है साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर, वो बातें यहाँ पे डिस्कशन हुई। तो इस तरह से आप नोटिस कीजिएगा कि सारे प्रिंसिपल्स को वर्क किया जा रहा है। जो UN जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है, उसने भी जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉपरेशन फ्रेमवर्क है, उसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है कि यही प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करेगा कि SDGs को हमने कैसे अचीव करना है। तो डेफिनेटली आप जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अपने एंड पे डेफिनेटली आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, ठीक है। थोड़ा सा PDF में इशू आ रहा है, बट एनीवेज ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये 3 टॉपिक्स मैं आपको ट्रू फॉल्स के लिए दे रहा हूँ, और साथ में ही जो मैंने आपको हड़प्पन साइट के रिगार्डिंग ना क्वेश्चन पूछा है कि उनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर करोगे, राइट। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसको मैं क्विकली आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। यहाँ मैंने पूछा था कि गांधी पीस प्राइज को जो जूरी डिसाइड करती है उसके कौन मेंबर्स होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उसके मेंबर होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और तीसरा बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और ये 3 तो ये हो गए, प्लस साथ में और कौन हो गया, 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स हुए, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा देखो जो कल 3 ट्रू फॉल्स दिए थे उनका मैं क्विकली आंसर बता देता हूँ। पहला था IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो क्या ये UN का पार्ट है जहां पर इंडिया एसोसिएट कंट्री है। देखो UN की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ किसकी बात होती है, OECD फ्रेमवर्क की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसी वजह से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। दूसरा बात कर रहे हैं मियावाकी टेक्निक के बारे में, तो डेफिनेटली फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, पर यहाँ पर ना हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, ना कि रूरल एरियाज की। अर्बन फॉरेस्ट्री का एक तरीका है। तीसरा बात हो रहा है वेबर फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, इसको हमने देखा था अच्छे से, ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इसके अलावा कल एक सी सेट का होमवर्क दिया था। देखो कल मैंने गलती से बोल दिया था कि थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन, मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये था कि ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। मैं ये नहीं कहा कि 2023 का पेपर इजी था, नहीं, आई अंडरस्टैंड 2023 का पेपर टफ था, उनमें से कुछ क्वेश्चन इजी थे, जैसे उसमें से एक एग्जांपल ये था। मेरा कहने का पॉइंट ये था, वरना किसी ने लिखा था शायद कमेंट्स के अंदर कि नहीं सर गलत बोल रहे हो कि इजी नहीं था, टफ था। पेपर टफ था बिल्कुल, पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था। देखते हैं कैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी ने ऑलरेडी पहले पूछे हुए हैं। समझते हैं इस चीज को। देखो वो कह रहा है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है, हर सिग्नल क्या करता है, ग्रीन से रेड कलर चेंज करता है, फिर रेड से ग्रीन, बिल्कुल सर पता है, ठीक है।
फिर पहला सिग्नल 25 सेकंड के बाद, दूसरा 39 सेकंड्स लेता है और तीसरा लेता है 60 सेकंड्स अपना कलर चेंज करने के लिए। मतलब ग्रीन से रेड होने के लिए ना पहले वाले को लगते हैं 25 सेकंड्स, सेकंड वाले को लगते हैं कितने 39 सेकंड, थर्ड वाले को लगते हैं कितने 60 सेकंड्स। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ग्रीन से रेड तो हो गया, फिर रेड से ग्रीन होने में भी इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, अगर वापस रेड से ग्रीन होना है फिर इतना टाइम लगता है। वो कह रहा है कि अब अगली बार कब वो इकट्ठे ग्रीन होंगे, अगर वो 2 बजे ग्रीन हुए थे, ये पूछ रहा है। अब यहां पर आप जानते हो हमारा सिंपल तरीका क्या है, इसका एलसीएम लेना। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ किसका 25, 39 और 60। अगर आप एलसीएम लेना आसानी से जानते हो, ठीक है ना, तो आप बड़े आराम से इसका जो सॉल्व करके आप बता दोगे कि सर इसका एलसीएम आएगा 3900 सेकंड्स। ओनली टाइम थोड़ा यहाँ पे ना एलसीएम लेने में लगना था, अदरवाइज ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो 39 सेकंड्स को आप जरा 3900 सेकंड्स को आप जरा मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। मिनट्स में आप नोटिस करोगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 जैसे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 65 मिनट्स। तो अब नोटिस करो 65 मिनट्स क्या हुए, ग्रीन को रेड में कन्वर्ट करने के लिए 65 मिनट्स लगे। अब वो क्या कह रहा है, उतना ही टाइम रेड से ग्रीन में लग रहा है। तो 65 मिनट अगर यहां से यहां जाने में लग रहे थे तो 65 मिनट यहां भी लगेंगे। बिल्कुल, तो टोटल टाइम कितना हो गया 65 प्लस 65, ये हो गए 130 मिनट्स। यानी कि अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो 2 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या बोला था, 2 बजे ग्रीन टर्न किए, अगली बार कब टर्न करेंगे 2 बजे में 2 मिनट 2 घंटा 10 मिनट ऐड कर लो, तो ये क्या बन गया आपका 4 घंटा 10 मिनट। तो सही आंसर क्या बना, सही आंसर बना ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे 10 मिनट। बस एक ही चीज थी कि एलसीएम अगर आप क्विकली निकाल लेते अकॉर्डिंगली आंसर आ जाता। तो मेरा कहने का बस इतना मीनिंग था कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा इजी था, अदरवाइज पेपर तो डेफिनेटली टफ था 2023 का, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। राइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, नीचे मुझे कमेंट्स में बताओगे इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, इसका भी मैं थोड़ा एक इजी तरीका बताऊंगा इस ऐसे क्वेश्चंस को आगे से सॉल्व करने का। राइट, तो ये होमवर्क के लिए रहेगा आपका। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पहले क्या पढ़ा, मीजोलिथिक एरा के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी, देखा कैसे ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन नियोलिथिक एंड जो पेलोलिथिक था। ठीक है, साथ में हमने देखा जो अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं पेंटिंग्स की, कहाँ देखने को मिली है, हमारा जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर। एक्चुअल में तो कृष्णा जो रिवर वैली है वो भी पास में हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में अगर आप नोटिस करो तो पेंटिंग्स यहाँ पे कैसे बनाई जाती थी, जो नेचुरल व्हाइट कैवलिन हो गया और साथ में रेड ओकर पिगमेंट्स के थ्रू हमें यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, 9000 से 4000 बीसी वाला जो टाइम है इंडिया के अंदर वहां देखने को मिली है। राइट, और यहाँ पर एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दैट इज विद रिगार्ड्स टू माइक्रोलिथ्स। बाकी प्लो का हमें मिलना, यहाँ पे हल चलाना, हल जोतना, ठीक है, एक मैन के द्वारा बकरी को कैच करना, ये इस तरह के कुछ कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से हमने डिस्कशन की आईएनएस किरपान के बारे में। हम किसको दे रहे हैं, ये वियतनाम को यहाँ पे गिफ्ट किया जा रहा है, इंडिजिनियसली यहाँ पे ये बिल्ट है। ठीक है, 1991 में इसको कमीशन किया गया था, तो काफी पुरानी है ये। ठीक है, और आप नोटिस करो साउथ चाइना सी में जो वियतनाम है उसकी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज हैं उसको ये इंक्रीज करेगा। साथ में ही चाइना के साथ इसका बॉर्डर भी टच होता है वियतनाम का, तो एक तरह से इंडिया यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, चाइना को थोड़ा रोकने की, मतलब उसके जो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट थोड़ा हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी साथ में आप नोटिस कीजिए तो जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके डायरेक्शन में भी ये बिल्कुल सही कदम है। इंडिया ने साथ ही साथ यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रेड भी 2014 और 2016 में वियतनाम को एक्सटेंड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था विद रिगार्ड्स टू ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स का हमने देखा कि 2 तरह के हमें ऑर्चिड्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं एपिफाइटिक ऑर्चिड्स जो डिपेंड करते हैं किसी और ट्रीज के ऊपर फॉर देयर फिजिकल सपोर्ट, दूसरे होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्चिड्स। ठीक है, दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। राइट, ज्यादातर जो ऑर्चिड्स होते हैं वो हमें अपेंडिक्स 2 के अंदर देखने को मिलते हैं ऑफ साइट्स, पर कुछ ऐसे हैं जो अपेंडिक्स 1 के अंदर साइट्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। ऑर्चिड्स की अच्छी बात यह है कि ये एयर क्वालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि ये पोल्यूटेड एयर में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। इंडिया में इसकी ज्यादातर स्पीशीज हमें अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से आखिरी हमारा टॉपिक रहा विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पर इंडिया की तरफ से कौन था, नीति आयोग। इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएं, और 2030 का जो एजेंडा है उसको अचीव करने के लिए हमने ये 4 साल की स्ट्रेटजी है 2023 से लेकर 2027 की। यहाँ पर 4 पिलर्स के बेसिस के ऊपर हैं। ये 4 पिलर्स कौन से थे, दीज वर पीपल, प्रॉस्पेरिटी,
प्लैनेट एंड चौथा था पार्टिसिपेशन। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस था ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो आउटकम्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। बाकी इंडिया जो एक तरह से चैंपियन है साउथ साउथ कॉपरेशन का और एसडीजी लोकलाइजेशन के ऊपर इनका फोकस था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज हमें पता होने चाहिए थे। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल से इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।